केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसकी बातचीत करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। बच्चों अब आइए देखते हैं SN1 और SN2 को डिटेल्स में, ठीक है, अच्छे से देखते हैं इसको। SN1 को हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर। अब आगे बता रहे हैं क्यों यूनिमॉलिक्यूलर कहा जाता है। SN2 बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जब रेट निकालते हैं तो ये एक अणु पर निर्भर करता है, इसलिए उसको बोलते हैं एक अणुक। और चूंकि नाभिक रागी मतलब कि कोई आ करके यहाँ पे अटैक करता है, कोई नाभिक रागी आता है, कोई नाभिक रागी जाता है, इसीलिए बोलते हैं एक अणुक। एक अणुक मतलब ये होता है कि इसका जो रेट होता है, इस रिएक्शन का जब हम रेट निकालेंगे तो केवल इसी पर डिपेंड करता है, इस पर नहीं डिपेंड करता है, एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये तो बिंदास बैठे हुए, इनसे कोई मतलब ही नहीं। जितना जल्दी ये निकल जाएंगे उतना देर में निकलेंगे, उतना देर में आएंगे, उतना जल्दी ये जाएंगे। फिर से सुनिए, इनके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। जितना जल्दी इनको निकाल देंगे, समझ आ रहा है, उतना जल्दी आकर के जुड़ जाएंगे। जितने देर में इनको निकाल लेंगे उतने देर में आकर के जुड़ेंगे। मतलब कि रिएक्शन देर में होना या रिएक्शन जल्दी होना ये किस पे डिपेंड करता है? इस पे नहीं। इसीलिए एक अणु पे रिएक्शन का निर्भर करना, डिपेंड करना ही क्या कहलाता है यहाँ पे, इसीलिए इसको एक अणु कहते हैं। और नाभिक रागी क्यों कहते हैं? एक नाभिक आया, दूसरा नाभिक को लेकर के दूसरा नाभिक चला गया, एक नाभिक आया, दूसरा नाभिक रागी चला गया। फिर सुनिए, एक नाभिक रागी आया, दूसरा नाभिक रागी चला गया, इसीलिए बोलते हैं नाभिक रागी। तो प्रतिस्थापन हो रहा, मतलब एक आया एक गया, तो क्या बोलेंगे? एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आइए अब फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड जरूर सर्वाधिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला एल्काइल हैलाइड तुमको दिखेगा तो ये जो है ये वाला रिएक्शन देगा, SN1 रिएक्शन देगा। और मैं बता चुका SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि पहले ये जाता है, ठीक है, उसके बाद तब ये आता है। पहले ये जाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, उसके बाद तब OH- इस पर आकर के अटैक करेगा। मतलब पहले ये निकलेगा तब बाद में अटैक करेगा। तो ये इसको मान लेते हैं कि पहला बेटा है। थर्ड डिग्री क्या है? पहला बेटा है। थर्ड डिग्री जो होता है वह जा किसकी तरह व्यवहार करता है? वफादार की तरह व्यवहार करता है। पहले निकलने नहीं देता है, जबरदस्ती निकाला जाता है, फिर अगर कोई इस पर लगता है तो पहले स्टेप में निकलता है, दूसरे स्टेप में आकर कोई लगता है। समझ आया? तो ये थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड द्वारा ज़्यादा होता है और ये फर्स्ट डिग्री द्वारा ज़्यादा होता है। यहाँ देखो फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसको फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं ना। तो यहाँ ये निकल गया है, मतलब कि सॉरी, एक तरफ से निकलेगा तो एक तरफ से इसको लगाएगा। ये फर्स्ट डिग्री वाला जो है ये दूसरा बेटा है और पहला बेटा कैसा है? थर्ड डिग्री वाला है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बातचीत करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें जो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट की, इसमें जो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे वो ये है कि यहाँ पे हम सॉल्वेंट लेंगे। सॉल्वेंट जो लेंगे वो रहेगा हमारा पोलर प्रोटिक। क्या रहेगा? पोलर प्रोटिक रहेगा, ठीक है। पोलर प्रोटिक का मतलब होता है कि उसके अंदर पोलैरिटी हो और उसके अंदर प्रोटॉन भी हो। जैसे मान लीजिए H2O को हम ले लेते हैं, H2O को, समझ आ रहा है? तो O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे रहेगा H, यहाँ पे रहेगा H, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो देखो पोलैरिटी मतलब क्या होता है कि दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का थोड़ा बहुत खिंचाव होने लगता है तो वहाँ पर कुछ पार्शियल चार्ज उत्पन्न हो जाता है, वही क्या बोलते हैं कि वहाँ पोलैरिटी आ गई है। जब दो मतलब कि दो ऐसे आइटम हो जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा डिफरेंस है, O और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे होगा क्या कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेगा, O H के इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेगा। H और O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो O जो होगा H के इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेगा, तो यहाँ थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे थोड़ा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसे बोलते हैं पोलर बोलते हैं। प्रोटिक का मतलब क्योंकि इसके पास H+ है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे पोलर प्रोटिक। अब सुनना ध्यान से, होगा क्या बेटा कि ये पोलर प्रोटिक क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें इसको तोड़वाना है। समझ आ रहा है? ये किसको लेके आते हैं तोड़ने के लिए? इसको लेकर के आते हैं। मतलब जो गुंडे मवाली वगैरह मैं बताया था कि बुलाएंगे
कि किसको बुलाएंगे, इनको बुलाएंगे, कहेंगे भैया इनको तोड़ो, और तोड़ करके घेरो, तो पोलर की वजह से इसको तोड़ेगा, पोलैरिटी की वजह से क्या होगा, इसको तोड़ेगा, और प्रोटिक की वजह से क्या होगा, मतलब कि इसके बीच के बॉन्ड को ये तोड़ेगा। दूसरा काम क्या करेगा, जब सेल टूट जाएगा बेचारा, तो H+ क्या करेगा इसको, H+ क्या करेगा इसको, H+ क्या करेगा इसको, घेरेगा, H+ क्या करेगा, घेरेगा, H+ क्या करेगा, घेरेगा, मतलब बढ़िया से इसको घेर लेगा। H+ जो होगा सेल माइनस को घेर लेगा, ताकि दोबारा जा करके यहाँ पे अटैक ना कर पाए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बेटा यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो आपको सॉल्वेंट लेना है, मतलब जो विलायक लेना है, जो विलायक लेना है, और आपको क्या लेना है, पोलर एप्रोटिक लेना है, क्योंकि यहाँ पे घेरना नहीं है। घेरने की क्या जरूरत है, ये तो वैसे छोड़ रहे हैं बेचारे, है ना, एक तरफ से ये जा रहे हैं और एक तरफ से ये आ रहे हैं, केवल बस क्या करना है, इनको तोड़ना है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो आएंगे तोड़ेंगे नहीं, ये बस तोड़ने का प्रयास करेंगे, इनको ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ये तोड़ने का केवल प्रयास करते हैं यहाँ पे, बाकी तोड़ते नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, पोलर एप्रोटिक यहाँ पे सॉल्वेंट आपका होगा। आइए थर्ड पॉइंट की बातचीत करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि पोलर प्रोटिक जो होता है, इसको हम, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो दो चार्ज के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को कम कर दे, उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे जल जो होता है ना, जल जल के अंदर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि जब जल NaCl जब जाता है जल में, तो Na+ और Cl- में टूट जाता है, मतलब कि Na+ और Cl- के बीच के फोर्स को कम कर देता है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, सुनना ध्यान से। ये जो अभिक्रिया होती है 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप हो गया, माफ करना, ये पहला स्टेप हो गया, और ये क्या हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। तो यह अभिक्रिया 2 पदों में या 2 स्टेप्स में क्या होती है, संपन्न होती है। समझ में आ रहा है भाई? पहले पद में क्या हुआ, कार्बोकैटायन बना, ठीक है ना, और दूसरे पद में क्या हुआ, जो नया न्यूक्लियोफाइल था आने वाला, उसने क्या किया है, अटैक किया है। तो एक बात का बेटा और ध्यान रखना कि पहला पद धीमा पद होता है, ध्यान रखना, 2 स्टेप में तो होता है। तो पहला पद जो होता है, पहला पद क्या होता है बेटा, धीमा होता है। कैसा होता है, धीमा होता है। और यही पद इसीलिए, माफ करना में गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए यह पद वेग निर्धारक पद होता है। वेग निर्धारक पद होता है, मतलब RDS यही होता है, ध्यान रखना है। समझ आया? जो पहला स्टेप होता है ये क्या होता है, धीमा होता है, मतलब धीरे धीरे निकलता है ना। अरे सेकंड स्टेप में तो तुरंत, जैसे कार्बोकैटायन बना है बेचारा, तुरंत आकर खड़ा इसमें लग गया, अरे देखा कार्बोकैटायन बना है, नेगेटिव पॉजिटिव जबरदस्त आके लग गया, है ना। तो सेकंड स्टेप तो बहुत जल्दी हो जाता है, 10⁻⁻⁶ सेकंड वगैरह में, है ना, लोग बताते हैं कैसे, मतलब बाकी भगवान जाने क्या होता है। तो पहला पद क्या होता है, RDS होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इस बात का ध्यान रखें, मतलब ही रेट बताता है, इसी से हम रेट पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्लो होता है, स्लो स्टेप जो होती है उसी से हम रिएक्शन का रेट पता लगा सकते हैं। आयनिक रिएक्शन का हम लोग ध्यान रखना, जो आयनिक रिएक्शन होते हैं इनका कभी हम रेट नहीं बता सकते, बहुत तेज होता है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों थर्ड पॉइंट इसका भी देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट इसका हो गया, थर्ड पॉइंट इसका भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि यह अभिक्रिया केवल एक पद में संपन्न होती है। ये तो 2 स्टेप में था, पहले ये बना फिर ये बना, ध्यान रखना मैं 2 स्टेप में लिखा है, बाकी 2 स्टेप में होता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साथ साथ में होता है। बस मैंने बताया कि बीच में ये हो रहा है, जैसे कोई चीज़ यहाँ से यहाँ आ रही है तो मैंने बताया कि बीच में ये चीज़ हो रहा है, बाकी ये स्टेप अलग स्टेप नहीं, ध्यान रखना है। तो यह अभिक्रिया यह एक पद में संपन्न होती है, यह एक ही पद में संपन्न होती है, ठीक है। पर मतलब हो जाएगा स्टेप बेटा,
दिस रिएक्शन टेक प्लेस ओनली एंड ओनली इन वन स्टेप। ओके, चौथे स्टेप की बात कर लेते हैं। यहाँ पहला पद धीमा था, इसीलिए वेग निर्धारक पद था, और यहाँ पे क्या होगा कि एक ही पद है, ठीक है, तो इस टाइम क्या करेंगे, रेट का पता लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम चौथे स्टेप की बात नहीं करते हैं, बाकी इसको मिटाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बातचीत करते हैं। बच्चों हम लोग पढ़े कि इसमें क्या होता है, ये थर्ड डिग्री में ज़्यादा होता है, मतलब ये जो हो रहा है मामला ये थर्ड डिग्री में ज़्यादा होगा। किसमें होगा, थर्ड डिग्री के साथ। दूसरी बात मैंने क्या बताई है कि यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट लेते हैं हमें इनको तोड़वाना होता है प्लस घेरवाना होता है, दोनों काम करना होता है, तो पोलर प्रोटिक लेते हैं। और थर्ड बात मैंने क्या बताई है आपको कि ये अभिक्रिया जो होती है SN1 जो होता है ये 2 स्टेप में होता है, SN1 जो होता है 2 स्टेप में होता है, समझ आ रहा है। SN1 क्या होता है, 2 स्टेप में होता है, इस बात का ध्यान रखना। पहला स्टेप क्या होता है, RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब आइए चौथे पांचवें जो भी था इस स्टेप की बात करें। तो बच्चों यहाँ पे जो वेग निकालेंगे, जो वेग प्रोपोर्शन होगा किससे प्रोपोर्शन होगा, वो जहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड होगा उसी के प्रोपोर्शन होगा, मतलब कि इसी पे डिपेंड करेगा। जो वेग होगा किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वेग इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, RX हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आइए पाँचवें पॉइंट पे चलते हैं, समझ आ रहा। अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो यहाँ पे जो वेग निकालेंगे बेटा हम, वो दोनों पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। जो वेग होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है, मतलब एल्काइल हैलाइड इस पर भी डिपेंड करता है और जो आने वाला उससे भी डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि इनके बीच में दुर्बल बंध हो, ये जल्दी टूट जाए और ये जल्दी जुड़ जाए। हो सकता हो कि ये देर में टूट रहा, बाकी जल्दी इसको जोड़ रहा हो, मतलब कहीं ना कहीं कि ये भी साथ साथ में लगे हुए हैं ना, ये भी साथ साथ में लगे हुए हैं, ये भी साथ साथ में कुछ छोड़ रहे हैं, तो इन पर भी डिपेंड करेगा, इन पर भी डिपेंड करेगा क्या, RDS, मतलब जो वेग होगा दोनों पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो न्यूक्लियोफाइल है उस पर भी डिपेंड करेगा, कौन, जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो, ठीक है। आइए पांचवें स्टेप की बात करते हैं, सुनना ध्यान से। पांचवें स्टेप बेटा यहाँ बताओ क्या बन रहा है, बीच में क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है ना, क्या बन रहा है बेटा, कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोधनायन का निर्माण हो रहा है, कार्बोधनायन बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बेटा इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। यहाँ कार्बोधनायन बनता है किसके रूप में, मध्यवर्ती के रूप में बेटा, इंटरमीडिएट के रूप में। थोड़ा माफ करना, थोड़ा मैं इधर लिख दूँ। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पे SN1 में क्या बनता है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब होता है मध्य में क्या बनता है, बीचों बीच में क्या बनता है। मान लीजिए रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक जाना है, तो बीच में क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, तो वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे बीच में क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। तो आप कार्बोकेटायन लिख लीजिएगा, जगह नहीं मैं लिखूंगा नहीं, बाकी मैंने बता दिया है कि यहाँ पे बीच में क्या बनता है, कार्बोकेटायन मतलब मध्यवर्ती, मतलब इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। यहाँ बीच में बेटा क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, मतलब कि संक्रमण अवस्था बोलते हैं। मध्यवर्ती के रूप में क्या बन रहा है, संक्रमण अवस्था बन रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बातचीत करते हैं। बच्चों एक बार बताना भूल गया था मैं, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अटैकिंग जो होती है इधर से भी होगी और पश्च आक्रमण होगा, मतलब अग्र और पश्च दोनों आक्रमण होगा, अग्र और पश्च दोनों आक्रमण होते हैं, मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन, रिटेंशन और इन्वर्जन। बच्चों यहाँ पे रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनता है, रिटेंशन और इन्वर्जन भी बनता है, मतलब कि जिस तरफ से, ध्यान से देखना,
जिस तरफ से ये गया था उस तरफ से आकर के वो जुड़ जाए, इस तरफ से गया था वो रिटेंशन होता है। इन्वर्जन क्या होता है, उसके विपरीत आकर के जुड़े, समझ में आ रहा है, इधर से आकर के जुड़ता है तो क्या हो जाता है, वो इन्वर्जन हो जाता है। समझ में आया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या होता है, केवल सही स्टेप में लिखाया है, इसमें क्या होगा, केवल पश्च आक्रमण होता है, केवल पश्च आक्रमण होता है। समझ आ रहा है, केवल पश्च आक्रमण होता है मतलब क्या बनता है, केवल इन्वर्जन बनता है। क्या बनता है, इन्वर्जन। इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक। मतलब पश्च आक्रमण होता है, केवल इन्वर्जन बनता है। आगे से कहाँ जा पाएंगे, बेचारा जाने नहीं देगा, है ना। अरे यार है, जाने थोड़ी देगा ऐसे, भैया चले जाओगे तो, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बताया, ऐसे हम एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, एक दो स्टेप और बचा हो, बात हम करते हैं अभी आगे। पहले एक बार रिवीजन कर लें कि SN1 नालायक था, सॉरी माफ करना, SN1 वफादार था, SN1 वफादार था, SN2 नालायक था। SN1 में क्या होता था कि X को निकालने के लिए, उसके फ्रेंड को निकालने के लिए किसी को लाना पड़ता था, तोड़ने के लिए प्लस घेरने के लिए। उसके बाद ये टूटता था, टूट के जाकर रुकता था कुछ देर के लिए, उसके बाद जो आने वाले थे वो आकर अटैक करते थे। SN2 में क्या होता था, SN2 में ऐसा कुछ नहीं होता था, वो नालायक था, वो इस साइड से छोड़ रहा था और क्या बैक साइड से क्या कर रहा था, उसको ला रहा था। एक समय ऐसा आता है कि उसको छोड़ देता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर। यहाँ पे ये 3rd डिग्री में होता है ज़्यादा, तो 3rd डिग्री वाला SN1 मतलब माना कि 3rd डिग्री है। अच्छा बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, जो 2nd डिग्री होता है वो दोनों फॉलो करता है, ये भी बनता है ये भी बनाता है। मतलब कुछ मतलब कि आधा ये बनाएगा आधा ये बनाएगा, मतलब आधा ये फॉलो करेगा आधा ये फॉलो करेगा। समझ आ रहा है, दोनों बनाता है, ठीक है ना। SN1 SN2 दोनों फॉलो करता है। 3rd डिग्री केवल SN1 फॉलो करता है, और जो 1st डिग्री होता है SN2 केवल फॉलो करता है, और जो 2nd डिग्री होता है, ठीक है ना, 2nd डिग्री मतलब अगर ये कार्बन यहाँ से हट जाता, H आ जाता तो 2nd डिग्री हो जाता, वो दोनों फॉलो करता है, ठीक है। तो क्या बात कर रहा था मैं कि 3rd डिग्री में जाता होता है, पोलर प्रोटिक लेते हैं क्योंकि घेरना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि यहाँ पे RDS जो होता है पहला स्टेप होता है, ये 2 स्टेप में होता है ना, तो RDS पहला स्टेप होता है जो बेग बताता है, सॉरी बेग का जो मतलब रेट बताता है, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो बताता है वो क्या होता है, ये वाला स्टेप होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया इसमें कि अग्र और पश्च दोनों आक्रमण होते हैं, यहाँ पे केवल पश्च होता है, ठीक है। तो आइए कुछ बातें और बची हुई कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको हम यहीं पे रोकते हैं। इसको कि जो निकल रहा है, ये जो निकलेगा, ठीक है ना, यही फर्क डालेगा रिएक्शन पर, क्या करेगा, फर्क डालेगा ये भी। तो निकलने वाले माफ करना गलत लिख गया है, निकलने वाले या निर्गमित समूह की, अब ये ध्यान मत देना कि मैं किसमें इसमें लिख रहा हूँ किसमें लिख रहा हूँ, मैं दोनों मिला करके लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। तो सुनना ध्यान से, कैसे मान लीजिए हमारे पास आ जाए RF RCl RBr और यहाँ पे R आ जाए I, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब कोई पूछेगा कि बताओ सबसे जल्दी ये किस में निकलेगा, ये वाला किस में निकलेगा सबसे जल्दी। तो सुनना ध्यान से, ये तो सेम है, ये छोटा आकार, यहाँ पे ये बड़ा आकार थोड़ा सा, ये छोटा, ये और बड़ा आकार, है ना, और यहाँ पे वैसे रहेगा और ये और बड़ा आकार, मतलब कि ये सेम साइज है और ये क्या रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, फिर यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कठिन होगा बॉन्ड को तोड़ना, फिर यहाँ पे आसान होगा, यहाँ पे और आसान होगा, यहाँ पे और आसान होगा। मतलब कि देखा जाए अगर तो सबसे तेज कौन होगा, सबसे तेज ये वाला होगा, और सबसे धीमा कौन होगा, सबसे धीमा बेटा ये वाला होगा, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और जो बॉन्ड होगा वो तो स्ट्रांग बनेगा, और यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना आसान है क्योंकि साइज का बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो ये धीमा होगा और ये क्या होगा, तेज होगा। इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, न्यूक्लियोफाइल जो नाभिक रागी होता है उसकी प्रकृति, ठीक है ना, जो आने वाला है वो कैसा हो। तो आपको पता होगा कि 2 टोटी होते हैं, एक स्ट्रांग होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है वीक न्यूक्लियोफाइल।
तो हमारा SS2 और यहाँ मैंने ले लिया एक्वस KOH एक्वस NaOH। समझ आया? तो बेटा ध्यान रखना कि यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, उसको आकर के जुड़ना है, बाकी निकालने वाला काम तो फ्लोरोप्रोटिक कर रहा है, जो साथ में लेके आए थे अपने कि तुम चलो भैया इनको हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ बेटा वीक रखना, आगे हम बातचीत करेंगे। यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा और यहाँ बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो आएगा उसको इसे निकालना भी है, ठीक है, निकालने में हेल्प भी करवानी है, ठीक है। बाकी तोड़ने का प्रयास करता है, तोड़ता नहीं, ध्यान रखना है। तोड़ने का प्रयास करेगा, तोड़ने का जब प्रयास करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अग्रसर होंगे और यहाँ पे पार्सली बेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्सली पॉजिटिव, और ये आकर खचाक से यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को देख करके ये रिएक्शन करना चाहेगा, और जैसे जैसे रिएक्शन करना चाहेगा वैसे वैसे ये निकलते जाएंगे। जैसे जैसे आकर के लगेगा, जैसे जैसे आकर के लगा यहाँ पे वैसे वैसे ये निकल रहे हैं। तोड़ने का प्रयास करेगा, तोड़ने का प्रयास करेगा, जैसे यहाँ पे चार्ज तो ऐसे चार्ज था नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है डिफरेंस। तो ये जब आएगा तो ये चार्ज को और मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, मतलब कि ये इसको ये दूर करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि निकल जाएंगे। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या लेना है, वीक लेना है, क्या लेना है, वीक लेना है। इसमें क्या लेना है बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना है। स्ट्रॉन्ग में क्या आएगा, एक्वस KOH ले लीजिए, एक्वस NaOH ले लीजिए, आगे हम बातचीत करेंगे इसके बारे में। बाकी यहाँ पे आप मैंने बता दिया है, HS2 आप ले लीजिए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे रहेगा वीक। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। जहाँ कहीं दिक्कत हुई होगी इसमें एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई विल ट्राई टू रिमूव योर प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम, ओके। तो आई थिंक अब चलना चाहिए, रात ज़्यादा हो गई है, तो चलता हूँ। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।